છો બધા મજામાં ને? આજે આપણે विषय हिंदी विषयांक दाजियों दाजियों पाठ का प्रकार है कहानी। उसके लेखक है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म अल्मोड़ा यानी कि उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। केकड़ी एवं अजमेर में उन्होंने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद वह यानी कि शेखर जोशी स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। यानी कि 30 वर्षों तक उन्होंने यह संस्था में कार्य किया, यानी कि सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान संस्था में वह कार्य करते रहे और उनके बाद वह अपना यानी कि स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे थे। उनका साहित्य सर्जन हम देखें तो कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाजियों, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये सारे कहानी संग्रह है। ये सब जो है कहानी संग्रह है। उनमें से ये दाजियों कहानी जो है, दाजियों कहानी कहते हैं कि दाजियों कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है। आदमी और कीड़े यानी कि आदमी और कीड़े कहानी को धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी कि उनकी कहानी जो दाजू कहानी है उस पर फिल्म का निर्माण हुआ है और ये आदमी और कीड़े जो कहानी है उसमें उसको धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। दाजियों कहानी एक बाल श्रमिक कहानी पर आधारित है। मदन नाम का एक लड़का जो है पेट की आग बुझाने के लिए होटल में काम करने के लिए आता है। वह शहर आकर एक होटल में काम करता है और वहीं पर कहते हैं कि जगदीश बाबू की पहली बार उनकी मुलाकात हुई, यानी कि जगदीश बाबू ने पहली बार मदन को देखा। उनकी मुलाकात जो है पहली बार मदन से हुई। लेखक का भी, जगदीश बाबू का भी उस शहर में पहली बार ही वह गए थे, इसलिए उन्हें एकांत की अनुभूति होती है। उसे सब अपने नहीं लगते, अपनत्वहीन लगते हैं सब, कि यहाँ पर अपना कोई नहीं है। उन्हें अकेला महसूस होता है और तभी कहते हैं कि उनकी मुलाकात इस मदन से होती है। गांव से, छोटे से गांव से शहर आता है और वहां पर आकर वह एक होटल में काम करता है और अपना गुजारा करता है। दूसरी ओर कहते हैं कि जगदीश बाबू यानी कि लेखक जो है, जगदीश बाबू जो है वह भी उसी शहर में जाते हैं, उसी होटल में जाते हैं और वहीं पर मदन की मुलाकात जगदीश बाबू से होती है। यानी कि पहली बार जगदीश बाबू मदन को देखते हैं और ऐसा लगता है मानो जैसे लेखक को अपना कोई मिल गया हो, क्योंकि लेखक को भी वहां पर एकांत की अनुभूति होती थी। किसकी अनुभूति होती थी? एकांत की अनुभूति होती थी। उसे भी ऐसा लगता था कि यहाँ इस शहर में अपना कोई नहीं है, यानी कि उसे अकेलापन महसूस होता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस मदन को देखा तो उसे लगा कि मानो कोई अपना है। वह मदन के साथ बात करने लगते हैं और कहते हैं कि मदन को देखकर लेखक को अपनेपन की अनुभूति होती है। उनसे बात करने लगते हैं और बातों में पहले तो उसे पूछते हैं लेखक, कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है कि मदन साहब, मेरा नाम मदन है। कहाँ के रहने वाले हो? जगदीश बाबू जो है उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो?
तो वो कहता है पहाड़ का रहने वाला हूँ। पहाड़ का? कौन से पहाड़ का? पहाड़ तो बहुत सारे हैं। जगदीश बाबू से नाम सुनाते हैं कि कई सारे पहाड़ हैं, तुम उनमें से कौन से पहाड़ के रहने वाले हो? तो वो अल्मोड़ा कहता है, अल्मोड़ा नाम के गांव, अल्मोड़ा जो शहर है उसके पास में मेरा एक गांव है, वहां का मैं रहने वाला। लेखक कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम अल्मोड़ा के रहने वाले हो, लेकिन अल्मोड़ा के पास के गांव के रहने वाले हो, लेकिन तुम्हारे गांव का कोई नाम तो होगा। वो संकोच अनुभव करता है, उसे लगता है छोटा सा गांव है, तो वो बताने के लिए हिचकिचाता है। तब लेखक ने कहा, जगदीश बाबू ने कहा कि मैं भी अल्मोड़ा के पास के गांव का ही रहने वाला हूँ। तो मानो जैसे उसके अंदर एक फुर्ती सी आ गई हो, उसे अच्छा लगने लगा हो। उसने कहा कि मैं अल्मोड़ा के पास में जो गांव है डोटियाल गो, वहां का रहने वाला हूँ, यानी डोटियाल गो का रहने वाला हूँ, ऐसा वह कहता है। जगदीश बाबू ने कहा, ओहो तुम डोटियाल गो के रहने वाले हो, मैं भी तुम्हारे गांव के पास कुछ ही दूरी पर ही मेरा गांव है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ, ऐसा कहते हैं। फिर जगदीश बाबू जो है वह रोज होटल में आते हैं और कहते हैं कि धीरे 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 दोनों में गाढ़ मित्रता बढ़ जाती है, एक आपस में एक रिश्ता बन जाता है। और मदन जो है जगदीश बाबू को अपना मानने लगता है। जगदीश बाबू मदन से पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो मदन उसे बताता है, ईजा यानी माँ, बाबा यानी पिताजी, भूली यानी बहन, सब के बारे में बताता है। वो धीरे 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 कहते हैं कि मदन को जगदीश बाबू के रूप में उन्हें दाजियो यानी बड़े भाई दाजियो मिल गए, यानी वह सबको, यानी उसे इस सारे शहर में जगदीश बाबू अपने लगे। इसलिए उसने क्या किया, जगदीश बाबू के रूप में उन्हें बड़े भाई दाजियो मिल गए। इसलिए वह बार बार जब भी जगदीश बाबू आते होटल में, कैफे में आते, तो तुरंत वह सारा काम काज छोड़कर उनके पास जाता और बोलता, दाजियो क्या लाऊं मैं आपके लिए, दाजियो क्या चाहिए आपको, दाजियो आज खाना अच्छा था, दाजियो आज आपने खाना ठीक से खाया, दाजियो मैं पानी लाऊं आदि। जब भी वह बोलता तभी जगदीश बाबू को वह दाजियो कहकर ही पुकारता। वह घंटों भर जगदीश बाबू के साथ बातें करता। फिर कहते हैं कि जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। कैसे? अब जगदीश बाबू भी इस शहर में, पहले तो नए थे इसलिए उनके लिए कोई नहीं था इस शहर में, सब अनजान थे, लेकिन धीरे 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 करके जगदीश बाबू का एकाकीपन जो है वह दूर होने लगा, क्योंकि अब यह शहर उसे अपना लगने लगा, जाना पहचाना लगने लगा। इसलिए उनका जो एकाकीपन है वह दूर हो गया। लेकिन अब उसे मदन का जो ये दाजियो कहना है बार बार, दाजियो ये लाओ, दाजियो वो लाओ, दाजियो आपको क्या चाहिए, दाजियो आपको पानी चाहिए, दाजियो आपने खाना खाया, दाजियो आज ठंड बहुत है, ये सुनकर उनके ये मध्यम वर्गीय संस्कार जो है ये जाग उठे। कैसे? क्योंकि अब तो इस शहर में सब उनके जाने पहचाने हैं, शहर जाना पहचाना होने लगा है, उसे अकेलापन लगता नहीं है, उसका जो एकाकीपन है वह दूर हो गया है। इसलिए अब उन्हें उनके अंदर जो छिपे मध्यम वर्गीय संस्कार जो है वह जाग उठे। और इसीलिए एक दिन जब वह कैफे में आते हैं, तब क्या होता है कि जब वह कैफे में आते हैं तब मदन
उसके पास जाता है और कहता है कि दाजू क्या लाऊं। और तभी कहते हैं कि जगदीश बाबू जो है मदन पर जोर से चिल्लाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या दाजू दाजू करके रख करते फिरते हो, कहते फिरते हो, क्या मैं तुम्हारा दाजू हूँ? तुम्हें कोई मेरी प्रेस्टीज की यानी कि मेरी प्रतिष्ठा की, मेरी प्रेस्टीज का भी तुम्हें ख्याल नहीं है। सबके सामने तुम दाजू दाजू कहते हो, दाजू ये लाओ, दाजू वो लाओ, दाजू आपको क्या चाहिए, दाजू आपने खाया कि नहीं, दाजू आज ठंड बहुत है। ऐसा क्यों करते हो तुम्हें मेरी प्रेस्टीज की जरा भी परवाह नहीं है। ऐसे जोर से चिल्लाते हैं। अब मदन के दिल पर गहरी चोट पड़ जाती है। जगदीश बाबू ने ये सोचा भी नहीं कि ये छोटा सा बालक जो 10 वर्षीय बालक है वह प्रेस्टीज प्रेस्टीज का मतलब भी नहीं जानता, ना ही उन्होंने जो बोला वह समझ भी नहीं सका होगा, और उन्होंने उस पर चिल्ला दिया। मदन जो है अपने दिल पर ये गहरी चोट लेकर होटल के मालिक से बहाना करके, यानी सिर में दर्द है ऐसा बहाना करके वहां से चला जाता है। अपनी कोठरी में जाकर एक कोने में जाकर जोर जोर से रोने लगता है। उसे अचानक ऐसा लगता है कि अपनी ईजा की गोदी से उसे खींचकर किसी ने निकाल दिया हो, फेंक दिया हो, अपनी बाबा की बाहों से किसी ने झपट कर दूर कर दिया हो, ऐसा उसे लगने लगता है। उसे तो पता भी नहीं कि जगदीश बाबू ने ऐसा क्यों किया। प्रेस्टीज उसका मतलब भी उसे पता नहीं, लेकिन फिर भी वह सब कुछ समझ जाता है और रोने के बाद वह ठीक होकर बाहर आता है और दूर काम करने लगता है। कुछ समय बाद कहते हैं कि जगदीश बाबू का सहपाठी जो है, उनका जो मित्र जो है हेमंत, उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। यानी कि जगदीश बाबू की मुलाकात अपने सहपाठी हेमंत से होती है और जगदीश बाबू और हेमंत उसी कैफे में चाय पीने के लिए जाते हैं और हेमंत को वह चाय पीने के लिए ले जाते हैं। तब जगदीश बाबू ने कहते हैं कि जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, लेकिन मदन उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और वहां गया भी नहीं। जगदीश बाबू को लगा कि वह उनसे दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है, वह आ नहीं रहा है, लेकिन दोबारा बुलाने के बाद मदन जो है वह आता है ऑर्डर लेने के लिए। कुछ भी नहीं बोलता है, दाजू क्या लाओ, दाजू आपको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप खड़ा रहता है। और तब जाके जगदीश बाबू ने 2 चाय का ऑर्डर दिया, वो लिख कर चुपचाप वहां से चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। उनके चेहरे पर मायूसी है, वह बहुत रोया है, वो आंखें भी अलग है। आज जो पहले जो उनकी आंखों में खुशी होती थी जगदीश बाबू को देखकर, आज उसकी आंखों में ये खुशी नहीं है। हेमंत ने, ये जो जगदीश बाबू का मित्र है, सहपाठी जो है, हेमंत ने अनुमान लगाया और जगदीश बाबू को बताया कि शायद पहाड़ी लगता है। फिर मदन आता है, चाय का ऑर्डर लेकर चाय लेकर आता है और वहां पर रख देता है। जब हेमंत ने जगदीश बाबू को कहा कि शायद ये लड़का जो है पहाड़ी लगता है, तो जगदीश बाबू चुपचाप नीचे मुंह करके बैठ जाते हैं। मदन के आने के बाद हेमंत ने उसकी, कहते हैं कि अपना बनाने के लिए, अपनेपन का दिखावा करने के लिए उसने मदन से पूछा, हेमंत ने मदन से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कुछ नहीं बोला। जगदीश बाबू को लगा कि अभी मानो जैसे मदन का ज्वालामुखी जो है वो अभी फट जाएगा, और मदन ने हेमंत के सवाल का कोई भी, प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं दिया। तो हेमंत ने फिर से उसे पूछा कि अरे तुम्हारा नाम क्या है। तब मदन ने कुछ देर बाद उसे कहा कि बोई साहब, यहाँ सब मुझे बोई कहते हैं।
इतना कह के वहां चल दिया और जगदीश बाबू उसे देखते रह गए। यानी कि मान लो कि जगदीश बाबू ने पहले मदन के साथ अपनेपन का इतना रिश्ता बनाया, गहरा रिश्ता बना लिया, और फिर उसी जगदीश बाबू के अंदर मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे, तो उसे मदन जो है वह निम्न कक्षा का लगने लगा। वह जब उसे दाजू दाजू कहता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था, और उसी कारण कहते हैं कि जगदीश बाबू ने मदन के साथ ऐसा रूखा व्यवहार किया, और उसी से सीख कर मदन ने हेमंत के साथ रिश्ता बनाने का प्रयत्न भी नहीं किया, क्योंकि वह अब समझ गया था कि पहले जगदीश बाबू ने ऐसा किया, फिर बाद में ये हेमंत भी ऐसे रिश्ता बनाएगा, और फिर उसके भी मध्यम वर्गीय संस्कार झाग उठेंगे, और फिर से वह भी मेरा दिल तोड़ देगा। इससे उसने बोई कहकर वह वहां से चल दिया, और जगदीश बाबू उसे जाता हुआ देखते रह गए। चौक से निकलकर दाजू कहानी अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। चौक से निकलकर कहते हैं कि बाईं ओर बड़े साइन बोर्ड वाला जो छोटा कैफे है, यानी होटल जैसा है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। उससे यानी किसे? मदन को। मदन की और जगदीश बाबू की मुलाकात वहां पर पहली बार हुई थी। उसका वर्णन करते हैं जगदीश बाबू, गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, शफाफ यानी उजली आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं थी। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी स्फूर्ति, यानी उसके शरीर में कुछ अलग सी स्फूर्ति थी। कैसी स्फूर्ति थी? तो जिस प्रकार कमल के पत्तों पर आप पानी की बूंदे गिराओगे तो वो सिरकती हुई नीचे जल्दी से चली जाएगी, उसी प्रकार ये मदन जो है उसकी चाल भी ऐसी ही थी। वह एक जगह टिकता नहीं था, कुछ अलग ही फुर्ती थी उसके शरीर में। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है, अनुमान किया जा सकता है कि वह 9 या 10 वर्ष का होगा, यानी शायद यही उम्र उसकी रही होगी, ऐसा जगदीश बाबू सोचते हैं। अध जली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसकी इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय पाउडर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया, और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। कहते हैं कि जगदीश बाबू जो है अधजली सिगरेट का कस खींचते हुए कैफे में अंदर जाते हैं। एक मेज पर से तब वह जो मदन है एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा है, और
उसी के पास वाले मेज यानी टेबल पर जगदीश बाबू जाकर बैठ जाते हैं, तब वह उनके सामने था और मानो जैसे वह मदन, वह लड़का जो है वह उसी टेबल में किसी का इंतजार कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। वह जगदीश बाबू के पास जाता है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन नम्रता प्रदर्शन प्रदर्शन के लिए, नम्रता के लिए वह थोड़ा झुकता है और मुस्कुराता है और कहते हैं कि उसकी इस मुस्कुराहट में सारा मीनू समाया हुआ है, समाहित है। ठीक है। तब जगदीश बाबू ने एक चाय, सिंगल चाय का ऑर्डर दिया और वह फिर से मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। और पलक झपकते ही चाय हाजिर हो जाती है।